ट्रांसफर प्राइसिंग के मुद्दे पर टैक्स विभाग को एक और बड़ा झटका। 15,000 करोड़ रुपए के टैक्स मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया शेल इंडिया के पक्ष में फैसला। अदालत ने कहा सब्सिडरी को शेयर जारी करने पर होने वाले आय पर टैक्स नहीं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साइन हुए 5 MOU। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की संसद को किया संबोधित। इंफोसिस के CEO विशाल सिक्का ने कहा मोदी के दौरे से मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा। Make in India again, software can play a great role in reshaping manufacturing itself, and of course, Australia has done a phenomenal job over the last several decades in leading manufacturing. ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भी हुआ मोदी का स्वागत। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ दिखे PM। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के अलावा कपिल देव, सुनील गावस्कर भी रहे मौजूद। 12 साल बाद खत्म हुई गुजरात दंगों की जांच। जस्टिस नानावती ने मुख्यमंत्री आनंदीबेन को सौंपी रिपोर्ट। मोदी को क्लीन चिट, लेकिन पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल। जापान की इकोनॉमी में मंदी गहराते ही प्रधानमंत्री शिंजो आबे का बड़ा फैसला। तय समय से 2 साल पहले ही चुनाव का ऐलान। इकोनॉमी में जान फूंकने में नाकाम रहे शिंजो आबे। रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसला बाजार। सेंसेक्स निफ्टी कल के ही स्तरों पर बंद, लेकिन मिड कैप इंडेक्स करीब 0.25% चढ़कर बंद। सरकार ने दोबारा लॉन्च किया किसान विकास पत्र। 8 साल 4 महीने में दुगना होगा निवेश, लेकिन कोई टैक्स रियायत नहीं। दिल्ली में 2 दिन का इंडो US टेक्नो समिट शुरू। आज IPR और मिलिट्री समेत बाकी रणनीतिक क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर हुई चर्चा। अमेरिकी कंपनियों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर दिखाई गहरी दिलचस्पी। और मशहूर कानूनी फर्म अमरचंद मंगलदास के श्रॉफ भाइयों की लड़ाई पहुंची अदालत में। बॉम्बे हाई कोर्ट में पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने की शार्दुल श्रॉफ की पैरवी। सुलह के लिए मध्यस्थों की कमेटी बनाने का किया फैसला। नमस्कार। तो ढेर सारी खबरों के साथ ये है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भाटिया। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। ये देखते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के बाद शुगर शेयरों ने लगाई दौड़। पिछली तारीख से सब्सिडी मिलने की आस में 10% तक चढ़े शेयर। हाईवे प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए EPC मॉडल के तहत सड़क बनाएगी NHAI। साल भर में सड़क बनाने पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य। आवाज की एक और एक्सक्लूसिव। महिंद्रा करेगी 2300 स्कॉर्पियो रिकॉल। XUV 500 और जाइलो भी रिकॉल होंगे। 2014 में बने इंजन के वैक्यूम पंप में गड़बड़ी। शरद पवार के बयान से एक बार फिर गरमाई महाराष्ट्र की राजनीति। NCP सुप्रीमो ने कहा सूबे में कभी भी हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव। उद्धव बोले चाबी मेरे हाथ। और हरियाणा में आश्रम में छिपे बैठे रामपाल की गिरफ्तारी में आज भी सरकार नाकाम। रामपाल समर्थकों ने खुलेआम चलाई पुलिस पर गोलियां। घमासान में 200 घायल। केंद्र सरकार ने मांगी रिपोर्ट। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। ट्रांसफर प्राइसिंग के एक और मामले में टैक्स विभाग को बड़ा झटका लगा है। 15,000 करोड़ रुपए के टैक्स मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने शेल इंडिया के पक्ष में फैसला सुना दिया है। ये मामला 2009 का है, जब शेल इंडिया ने अपनी विदेशी सब्सिडरी शेल गैस को 10 रुपए के भाव पर 87 करोड़ शेयर ट्रांसफर किए थे। टैक्स डिपार्टमेंट ने इस सौदे में अंडर वैल्यूएशन का आरोप लगाया था और कहा था कि प्रति शेयर का भाव 180 रुपए होना चाहिए। लेकिन आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने टैक्स विभाग की दलील को खारिज करते हुए कहा कि सब्सिडरी को शेयर जारी करने पर हुई आय को टैक्स के लिए योग्य नहीं माना जा सकता। पिछले महीने में ही वोडाफोन ने भी ट्रांसफर प्राइसिंग के मामले में 4,500 करोड़ रुपए का केस जीता था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने वोडाफोन वाले फैसले को आधार बनाते हुए आज शेल के पक्ष में फैसला दिया है। और कोर्ट का यह आदेश कितना बड़ा है, इसके क्या मायने हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है BMR एडवाइजर्स के पार्टनर मुकेश भूटानी, जो कि शेल इंडिया के वकील भी है। मुकेश, कोर्ट के इस आदेश से कितनी स्पष्टता आई है? देखिए, ये जो निर्णय आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने लिया है शेल के केस में, ये निर्णय वही कहता है जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने वोडाफोन के सिलसिले में कहा था कि अगर आपकी इंडियन कंपनी शेयर्स इशू कर रही है अपने फॉरेन सब्सिडरी को, तो अगर कोई वैल्यूएशन के डिफरेंसेस हो तो वो वैल्यूएशन के डिफरेंस आप उसके लिए ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रिलिमिनरी प्रिंसिपल है ट्रांसफर प्राइसिंग लॉ का, वो ये कहता है कि जब तक किसी ट्रांजैक्शन से
इनकम नहीं डिराइव हो तब तक उस आप ट्रांजैक्शन को कोई ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि इस निर्णय के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये समझे कि एक प्रिंसिपल बना दिया है कि इंडियन कंपनी के अगेंस्ट ऐसी ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। भूटानी जी, अगर देखें तो वोडाफोन के पक्ष में अदालत के फैसले को सरकार ने चैलेंज नहीं किया, तो क्या सरकार शेल के मामले में भी इस विवाद को यहीं खत्म कर देती? वो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील नहीं करेगी? क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन दोनों मामलों के जरिए टैक्स रिफॉर्म के लिए सरकार का रास्ता ही साफ किया है। देखिए, ये तो कहना मुश्किल है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को अपील करेगी या नहीं, वो तो सरकार को ही पता है। सरकार ही इसी मामले में डिसीजन लेगी। लेकिन हाँ, ये जो नई गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है कि हम टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे, जीएसटी लॉ ले आएंगे, हम नॉन प्रोवोकेटिव और नॉन एडवर्सेरियल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ये मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट की जो प्रॉमिस रही है वो फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन आज का जो डिसीजन था बॉम्बे हाई कोर्ट का, वो जुडिशरी ने लिया है, गवर्नमेंट ने नहीं लिया है ये डिसीजन को। तो ये तो स्टेटमेंट्स जो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कर रहे हैं उसके बेसिस पे ही जज किया जा सकता है। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की डिसीजन इसको अपील किया जाए या नहीं, उस पे निर्भर करता है कि गवर्नमेंट इस स्टेटमेंट को कि हम नॉन एडवर्सेरियल एडमिनिस्ट्रेशन लाएंगे, ये सही है या नहीं। जी मुकेश जी, क्या इस तरह के फैसले से विदेशी निवेशकों का भरोसा भारत पर बढ़ेगा? हाँ, इसी बात का कोई डाउट नहीं है कि ये जो डिसीजंस आ रही हैं आजकल, इससे फॉरेन मल्टीनेशनल्स का रुख पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव होगा। क्योंकि पिछले 3-4 सालों में जितने भी बड़े बड़े केसेस हुए हैं उनसे बड़े बड़े कंपनियां और मल्टीनेशनल्स काफ़ी घबरा गई थी, और ये जैसे कोर्ट की डिसीजन आई है उससे फॉरेन कंपनीज का रुख पॉजिटिव होगा मेरे ख्याल से। जी मुकेश जी, क्या नई सरकार के आने के बाद टैक्स विभाग का रुख इंडस्ट्री के प्रति कुछ नरम होता हुआ दिख रहा है? वोडाफोन का मामला लें या फिर शेल गैस का मामला लें, और इस पे सरकार का रवैया आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी तो बिल्कुल गवर्नमेंट को आए हुए कुछ महीने ही हुए हैं। लेकिन ये मुझे ज़रूर सुनाई दे रहा है कि टैक्स डिपार्टमेंट में कि वो हायर अथॉरिटीज़ के और नई गवर्नमेंट के मैसेजेस ले रहे हैं कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन को इसी तरह चलाना चाहिए कि हमारा जो अप्रोच टैक्स पेयर की तरफ हो वो फ्रेंडली हो, एडवर्सेरियल ना हो। तो ये तो सुनाई दे ही रहा है। अब ये कैसे एक्शंस में ट्रांसलेट होता है वो तो वक्त ही बताएगा। वो हम देखेंगे कि ये सारे जो कह रहे हैं वो वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं। जी भूटानी साहब, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और अब खबर प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रेलियाई दौरे की। अपने 10 दिन के विदेश दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में थे, जहां वो मेलबर्न के गवर्नर के अलावा कई कंपनियों के सीईओज से भी मिले। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की संसद में अंग्रेजी में भाषण दिया। पीएम ने लोकतंत्र और क्रिकेट को दोनों देशों के बीच की अहम कड़ी बताई। ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्ती को अहम बताते हुए मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के व्यापारियों को भारत में निवेश का न्योता भी दिया। इसके लिए 2015 में भारत ऑस्ट्रेलिया में मेक इन इंडिया लॉन्च करेगा। वर्किंग एज पार्टनर्स एंड इन्वेस्टर्स, ऑस्ट्रेलिया हैज इमेंस अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन इंडियाज प्रोग्रेस। In turn, India will be the answer to your search for new economic opportunities and your desires to diversify your global economic engagement. I stand here as one of you, a representative of the people. I came to you with the greeting of 1.25 billion people of a nation that is linked to the Australia by the great Indian Ocean, by our connected history
and our many shared inheritance, and even more by our deeply interlinked destinies. भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच करार संस्कृति पर्यटन और कैदियों के हस्तांतरण और नशीली दवाओं के कारोबार पर लगाम लगाने समेत 5 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समझौतों पर दस्तखत के बाद पीएम टोनी एबट ने कहा कि भारत की ताकत को नकारा नहीं जा सकता। भारत दुनिया का एक उभरता हुआ सुपर पावर है और लोकतंत्र के मामले में तो भारत पहले से ही सुपर पावर बन चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट प्रेमी के तौर पर भी दिखे। ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दिग्गज क्रिकेटरों के साथ प्रधानमंत्री ने न सिर्फ वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ समय बिताया बल्कि क्रिकेट डिप्लोमेसी के नए मंत्र भी दिए। मोदी की क्रिकेट डिप्लोमेसी के तहत इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबट ने उनका स्वागत किया और मोदी ने भी एबट के साथ सेल्फी को ट्वीट करने में देरी नहीं की। दोनों ही प्रधानमंत्रियों के साथ अपने अपने देश के दिग्गज क्रिकेटर मौजूद थे। भारतीय प्रधानमंत्री के साथ जहां 1983 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के कप्तान कपिल देव, सुनील गावस्कर और वीवीएस लक्ष्मण थे, तो ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री के साथ विश्व कप विजेता कप्तान एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ और दिग्गज गेंदबाज ग्लेन मैग्रॉ थे। प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रेलिया दौरे से क्या हासिल हुआ है, इन्फोसिस के सीईओ विशाल सिक्का से करेंगे चर्चा इस ब्रेक के बाद। और शिखर से फिसला बाजार, कहीं पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं जानकार, अब बताएंगे ब्रेक के आगे। भारत में निवेश बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई कारोबारियों को लुभाने में लगे हैं। इसके लिए सरकार अगले साल ऑस्ट्रेलिया में मेक इन इंडिया कैंपेन का आयोजन भी करेगी। भारतीय कॉर्पोरेट्स का भी मानना है कि मेक इन इंडिया से भारत में निवेश तेजी से बढ़ सकता है। इन्फोसिस के सीईओ विशाल सिक्का से एक्सक्लूसिव बात की हमारी सहयोगी मारिया शकील ने। Prime Minister at Queensland, where he made the pitch for come invest in India, and he said that things have changed in India and India has transformed. What kind of response are you getting from the business leaders here? Very positive, from not only business but also government and the academic leaders. Extremely positive response. Digital India can mean digital world, can mean a digital Australia. So we are very excited, especially in IT, of course. You're excited about especially the IT bit. What about infrastructure space? See, everything is going digital. Infrastructure is going digital. Mining, for example, which Australia is well known for, digital mines are the future of mines. When you look at transportation and logistics, which Australia is excellent at, the future of that is digital. And more importantly, the training, the education of all of these technologies that we have been excelling at, that Australia has been excelling at, expanding all of that. So it's a great set of opportunities that have been opening up. 5 MOUs that have been signed between the two countries today in Canberra. One of that is on social security, when there'll be greater people-to-people contact and emphasizing on free movement of professionals. Do you think that will help? That will help a great deal. So we have Infosys has a lot of people here in Australia. We work with a lot of large companies. Almost 8 to 9% of our business is in Australia. So anything that can be done to lower the friction in the movement of the experts, the skills, the people between the countries would be very welcome for us, as well as others in our industry. And beyond that, also the intellectual property, sharing of intellectual property, sharing of knowledge across the countries would be quite welcome. And Make in India in Australia in 2015 and an Australia Business Week in New Delhi. Is that a new chapter in India-Australia business trade yes, space? Yes, I hope so. I hope so. I look forward to that. I mean, Make in India, again, software can play a great role in reshaping manufacturing itself. And of course, Australia has done a phenomenal job over the last several decades in leading manufacturing. So that is another great area for us to work together on. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की अमेरिका यात्रा में उनका जो जलवा दिखा, उसका असर अब भारत में भी दिख रहा है। पहली बार दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर उच्च स्तरीय बातचीत हो रही है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर मंगलवार को दिल्ली में 2 दिन का इंडो यूएस टेक्नो समिट शुरू हो गया है। भारत और अमेरिका विदेश मंत्रालय की ओर से आयोजित इस 2 दिवसीय समिट के पहले दिन दोनों देशों के बीच आईपीआर और मिलिट्री समेत दूसरे अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर चर्चा की गई। समिट में शामिल अमेरिकी कंपनियों ने भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग
सहयोग को लेकर गहरी दिलचस्पी दिखाई है। ये कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर देश में रक्षा उपकरणों का उत्पादन और रिसर्च का काम करना चाहती हैं। अमेरिकी डिफेंस कंपनी भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार हो गई हैं। We do believe that true preparedness will result, in better markets, in greater productivity, and actually, therefore, in greater manufacturing. That's the interest of the company. So, we don't like the idea of forced, like mandatory localization or mandatory testing. We're working together to meet India's strategic needs to upgrade its military. And it'll be a combination of make and buy in India. We understand the strategic desire of the Indian government to have co-development and co-production in India of U.S. military kit and so forth. सेंसेक्स निफ्टी आज शिखर से फिसलकर बंद हुए। हालांकि छोटे मझोले शेयरों ने अच्छी रफ्तार दिखाई। कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, पावर, मेटल शेयरों में जमकर खरीदारी हुई। सेसा, स्टरलाइट, जिंदल स्टील एंड पावर और टाटा स्टील में 1.5 से 0.4% तक की तेजी दिखी। बैंकों में पीएनबी, एचडीएफसी बैंक और इलाहाबाद बैंक 2% तक चढ़े। जानकारों को अब कंज्यूमर शेयरों में मौके दिख रहे हैं। पीएनजी हमने इनिशिएट किया था मार्च में, वहां से डबल हो चुका है। कोलगेट का भाव 2000 के आसपास हो चुका है, तो वहाँ पे मेरे को ज़्यादा वैल्यू नहीं लगती। दो स्टॉक्स जहाँ हमें अभी भी पसंद है कंज्यूमर में, एक है बाटा जो हम बात करें, वो एक्चुअली पूरे कंज्यूमर स्पेस में एक लैगार्ड रहा है, और दूसरा है जुबिलेंट फूड वर्क्स, जहाँ हमें लगता है कि यहाँ से भी आपको काफ़ी अपसाइड आने की संभावना है, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ हमें अगले 2-3 साल में इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो वो दो स्टॉक्स डेफिनेटली होंगे कंज्यूमर में, जहाँ हम अभी भी निवेश करना लोगों को एडवाइस करेंगे। शुगर शेयरों में आज 10-12% तक की शानदार तेजी देखने को मिली। कल सीएनबीसी आवाज ने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि सरकार जल्दी शुगर सेक्टर को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीनी कंपनियों को पिछली तारीख से एक्सपोर्ट पर सब्सिडी मिल सकती है। कंपनियों को 3,371 रुपये प्रति टन की सब्सिडी दी जा सकती है और ये 15 सितंबर से होने वाले एक्सपोर्ट पर लागू होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में फूड मिनिस्ट्री से प्रस्ताव मांगा है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक सरकार अगर ये कदम उठाती है तो इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिलेगी। अब खबर दुनिया की एक बड़ी आर्थिक और राजनीतिक हलचल की। जापान की अर्थव्यवस्था की मंदी में जाने की खबर आते ही प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने तय कार्यक्रम से 2 साल पहले ही चुनाव कराने का फैसला कर लिया है। जापान में 2016 में चुनाव होने थे, लेकिन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने आज कहा कि इस हफ्ते के अंत तक संसद को भंग कर दिया जाएगा। दरअसल 2 साल पहले अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के वादे के दम पर आबे चुनाव जीतकर सत्ता में आए थे, लेकिन वो अपने वादों पर खरा उतरने में नाकाम रहे। शिंजो आबे ने सरकार की आय बढ़ाने के मकसद से सेल टैक्स को 5 से बढ़ाकर 8% किया, लेकिन इस कदम ने उपभोक्ता खर्च को ही कम कर दिया। अपनी आर्थिक नीतियों को लेकर शिंजो आबे जानकारों के निशाने पर भी हैं और उनकी लोकप्रियता भी घटी है। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया है कि चुनाव में जीत उनकी ही होगी। और सरकार ने फिर से लॉन्च किया किसान विकास पत्र। कितने दिनों में दुगना होगा पैसा, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। और हाईवे प्रोजेक्ट्स में आएगी तेजी, क्या है एनएचएआई के प्लान, ये भी देखिए आगे। और अब बात किसान विकास पत्र की। देश में बचत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आज किसान विकास पत्र को दोबारा लॉन्च कर दिया। गड़बड़ी के कारण 2011 में किसान विकास पत्र को बंद किया गया था। आज लॉन्च हुए किसान विकास पत्र में पैसे 8 साल 4 महीने में दुगने होंगे, यानी आपको मिलेगा 8.7% का सालाना रिटर्न। किसान विकास पत्र 1,000, 5,000, 10,000 और 50,000 रुपए में उपलब्ध होंगे। खास बात यह है कि इसमें निवेश की कोई सीमा नहीं होगी। किसान विकास पत्र में 2.5 साल का लॉक इन पीरियड होगा और 2.5 साल के बाद ही कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट सिंगल या जॉइंट नाम पर जारी होने का विकल्प होगा। सर्टिफिकेट को दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कराने की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही किसान विकास पत्र के आधार पर लोन भी मिल पाएगा। सेविंग्स बढ़े और उन सेविंग्स के लिए एक आकर्षण और आकर्षक योजना सामने आए। पहले दौर में ये पोस्ट ऑफिसेज में पत्र मिलेंगे, ये बेरर होंगे, इस पे किसी का नाम नहीं होगा। ये एक प्रकार से करेंसी नोट की तरह होंगे। जो लोग करेंसी रखते हैं
उससे बेहतर होगा कि इस योजना का लाभ उठाएं ताकि इससे ब्याज दर भी मिलती रहेगी उनको। जब भी चाहे इसको बेच सकते हैं। इसको बेच पाना इस योजना के नियमों के अनुकूल बहुत सरल होगा और 100 महीने में दुगनी कीमत पोस्ट ऑफिस या बैंक आपको वापस कर देगा। आज पोस्ट ऑफिस में है, कल ये बैंकों में भी मिलेंगे। केवीपी यानी किसान विकास पत्र में कितनी भी रकम निवेश करें, लेकिन उसके लिए पैन कार्ड जरूरी नहीं होगा। माना जा रहा है कि इस वजह से कालाधन जमा करने वालों को फायदा हो सकता है। हालांकि सरकार ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वो नेगेटिव सोच नहीं रखना चाहती। भले छोटे निवेश को बढ़ावा मिले, लेकिन काला धन रखने वालों को भी एक रास्ता मिल जाएगा अपने पैसे को वाइट करने के लिए। लेकिन देखिए, ऐसा है कि जो इनकम टैक्स के रूल्स होते हैं वो अलग होते हैं और जो निवेशकों के लिए रूल्स, हम तो निवेशकों के लिए रूल्स बनाते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम करता है और हम लोग जो है सेविंग्स के लिए, तो हम अभी उसमें नेगेटिव नहीं सोच सकते। नेगेटिव इस पर नहीं, लेकिन इसकी गुंजाइश रह सकती है। नहीं, मतलब हम उस सोच के नहीं चल रहे हैं। और हाईवे प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगले कारोबारी साल में बड़े पैमाने पर पैसे जुटाने की तैयारी कर रही है। आवाज को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि जुटाई गई इस रकम के जरिए NHAI सड़कें बनाएगी। अगले 3 साल में 20,000 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है। दरअसल प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी से ये लक्ष्य पूरा होना मुश्किल दिख रहा है। इसी वजह से NHAI ने तय किया कि वो EPC यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल के जरिए सड़कें बनाएगी। इसके लिए NHAI का अगले 1 साल में 40,000 करोड़ रुपए उधार लेने का लक्ष्य है। वित्त वर्ष 2016-17 में 60,000 करोड़ रुपए और उसके अगले साल यानी वित्त वर्ष 17-18 में NHAI कर्ज के जरिए 80,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, ताकि इस रकम का इस्तेमाल हाईवे प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने में इस्तेमाल किया जा सके। और जल्दी मिलेगा पसंदीदा बिजली कंपनी चुनने का विकल्प। और आखिर शरद पवार के किस बयान ने बढ़ाई बीजेपी की धड़कनें, देखिए इस ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र में बीजेपी की देवेंद्र फडणवीस की अल्पमत सरकार को बिना शर्त समर्थन देने वाली एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने जल्द ही मध्यावधि चुनाव की आशंका की बात कहकर बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी। हालांकि कुछ ही देर बाद शिवसेना ने महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर न होने देने का बयान देकर सबको हैरान भी कर दिया। शरद पवार ने मंगलवार को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र में जल्द मध्यावधि चुनाव की आशंका जाहिर की। ऐसे में इस बात की अटकलें लगने लगी हैं कि क्या पवार बीजेपी को गुगली देने की तैयारी में हैं। पवार ने मंगलवार को महाराष्ट्र में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि फडणवीस सरकार का 5 साल चल पाना मुश्किल है। आने वाले समय में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वह इसके लिए तैयार न हैं और अभी से तैयारी में जुट जाएं। ही दीर्घकालीन स्थिरतेला मदत करणारी असं दिसत नाही। गौरतलब है कि फडणवीस सोमवार को बाला साहेब का स्मारक बनाने की घोषणा कर शिवसेना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते नजर आए थे। फडणवीस सोमवार को बाल ठाकरे की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करने अपने कई मंत्रियों के साथ शिवाजी पार्क स्थित उनकी समाधि पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात दंगों के मामले में बड़ी राहत मिली है। गुजरात दंगों की जांच कर रहे नानावटी आयोग ने आखिरकार 12.5 साल बाद अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी है। हालांकि इस पर ना तो जस्टिस नानावटी खुलकर बोले हैं और ना ही सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिली है। कुछ मामलों में मीडिया रिपोर्टिंग पर सवाल खड़े किए गए। कमीशन का मानना है कि मीडिया की वजह से स्थिति बिगड़ी और रिपोर्ट में स्थानीय स्तर पर राजनीतिक हस्तक्षेप की बात भी सामने आई है। कुछ नेताओं से भी नानावती आयोग ने पूछताछ की थी, पर कोई ऐसी गवाही सामने नहीं आई है जिसमें किसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की बात की जा सके। अब देखना होगा कि सरकार इस रिपोर्ट पर पहले अध्ययन करते हुए कार्रवाई करने वाली रिपोर्ट तैयार करती है या फिर रिपोर्ट को टेबल करने के लिए नए विधानसभा सत्र का इंतजार करती है।
हरियाणा में हिसार जिले के बरवाला में खुद को संत बताने वाले रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस और रामपाल समर्थकों के बीच घमासान जारी है। पुलिस ने जब आश्रम में घुसने की कोशिश की तो रामपाल के समर्थकों ने पुलिस पर पत्थर, पेट्रोल बम और हथियारों से हमला किया। इस हमले में 105 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, कुछ मीडिया कर्मी भी घायल हुए हैं। इसके अलावा रामपाल के 85 अनुयायियों को भी चोटें आई हैं। डीजीपी का दावा है कि रामपाल आश्रम के अंदर ही मौजूद है, लेकिन वो महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाकर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा है। कोर्ट में दूसरों के झगड़े सुलझाने के लिए वकालत करने वाले अगर खुद ही जायदाद के लिए कानूनी लड़ाई में उलझ जाएं तो माजरा कुछ ऐसा ही होगा जैसा श्रॉफ भाइयों की लड़ाई में हो रहा है। देश की सबसे बड़ी लॉ फर्म के मालिक दोनों भाई विरासत के लिए एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए हैं। और मजे की बात यह है कि देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम इनमें से एक भाई शार्दुल श्रॉफ का पक्ष कोर्ट में रख रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के रूम नंबर 10 पर आज सबकी नजरें थीं, क्योंकि कोर्ट में जिस मामले की सुनवाई हो रही थी उसमें वादी और प्रतिवादी दोनों ही देश के नामी वकील हैं। और तो और उनमें से एक का पक्ष रख रहे थे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम। ये हाई प्रोफाइल मामला है देश की सबसे बड़ी लॉ फर्म अमरचंद मंगलदास के वारिस दो भाइयों और देश के जाने माने वकीलों में गिने जाने वाले सिरिल श्रॉफ और शार्दुल श्रॉफ का। झगड़ा है श्रॉफ भाइयों की मां भारती श्रॉफ की वसीयत को लेकर। पी चिदम्बरम शार्दुल श्रॉफ का पक्ष रख रहे थे और सिरिल की तरफ से दिग्गज वकील इकबाल चागला। हाई कोर्ट में आज की सुनवाई के बाद दोनों भाई इस बात पर राजी हुए कि विवाद सुलझाने के लिए एक मध्यस्थ पैनल की मदद ली जाएगी। इस पैनल में 3 मेंबर होंगे जिनके नाम है जस्टिस श्रीकृष्ण, निमेश कंपानी और हरीश साल्वे। ये पैनल 31 दिसंबर 2014 तक मध्यस्थता का काम खत्म करेगा। दरअसल भारती श्रॉफ की वसीयत और लॉ फर्म अमरचंद मंगलदास में उनकी हिस्सेदारी के बंटवारे को लेकर श्रॉफ भाइयों में विवाद चल रहा है। सिरिल श्रॉफ फर्म का मुंबई का कामकाज देखते हैं और शार्दुल दिल्ली का। उनकी मां भारती श्रॉफ फर्म की सबसे बड़ी शेयर होल्डर थी और उनके पास 22.5% हिस्सेदारी थी। एक पार्टनरशिप डीड के मुताबिक दोनों श्रॉफ भाइयों में मां का हिस्सा बराबर बराबर बांटा जाना था, लेकिन वसीयत में मां भारती श्रॉफ के हिस्से से सिरिल को बेदखल किए जाने के बाद शार्दुल के पास ज्यादा हिस्सा आ रहा था। भारती श्रॉफ की मृत्यु इस साल अगस्त में हुई थी और उसके बाद से ही श्रॉफ भाइयों में विवाद चल रहा था। बड़े भाई शार्दुल ने अपनी मां की वसीयत को प्रमाणित करने के मकसद से बॉम्बे हाई कोर्ट में 14 नवंबर को प्रोबेट पिटीशन फाइल की थी। साथ ही छोटे भाई सिरिल श्रॉफ, उनकी पत्नी वंदना श्रॉफ और फर्म के 4 पार्टनर्स के खिलाफ भी मामला दायर किया था। मीडिएशन पैनल का काम खत्म होने तक श्रॉफ भाइयों का झगड़ा भले ही अदालत में नहीं उछलेगा, लेकिन इससे एक बार फिर भारतीय बिजनेस घरानों में विरासत पर विवाद खोलकर सामने आ गया। हाल के समय में मफतलाल परिवार में बंटवारे को लेकर विवाद काफी चर्चा में रहा, जहां शीतल मफतलाल और माधुरी और अजय मफतलाल के बीच कानूनी लड़ाई लंबी खिंची। वहीं 3000 करोड़ रुपए की जायदाद को लेकर निरंजन हीरानंदानी और उनकी बेटी प्रिया वांड्रेवाला के बीच भी विवाद सुर्खियों में रहा। इसी तरह लीलावती हॉस्पिटल्स के ट्रस्टीज प्रबोध मेहता और चारू मेहता के बीच विवाद भी इसलिए चर्चा में रहा कि परिवार के सदस्य आपसी बातचीत से इसे सुलझा नहीं सके और अदालत का रुख करना पड़ा। धीरज अग्रवाल, दिल्ली। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में सरकार बड़े फेरबदल करने की तैयारी में है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली के लिए कंपनी चुनने की छूट मिलेगी। और क्या है खास नए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, बता रही हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। अगर आप घंटों बिजली गुल होने से परेशान हैं या फिर किफायती दामों पर बिजली चाहते हैं तो इनके समाधान जल्द ही आपके सामने होंगे। केंद्र सरकार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में बदलाव के मद्देनजर उपभोक्ताओं को नई सुविधा देने की तैयारी कर रही है। नए सिस्टम के तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद जैसे शहरों में जहां प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां मौजूद हैं, कंज्यूमर्स को मल्टी सप्लायर ऑप्शन मिलेगा। यानी अगर आप एक बिजली सप्लायर से नाखुश हैं तो दूसरी या तीसरी कंपनी चुन सकते हैं। ऊर्जा मंत्रालय की ओर से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में किए जा रहे बदलावों का सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। जानकारों की माने तो नए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत इस क्षेत्र में ओपन एक्सेस सिस्टम सही तरीके से लागू हो पाएगा, जिसके तहत उपभोक्ताओं को मोबाइल पोर्टेबिलिटी की तर्ज पर ही पावर पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा।
नए नियमों के तहत शहर में मौजूद बिजली कंपनियों के बीच भी SLA यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट किया जा सकेगा, जिसके बाद ये कंपनियां एक दूसरे की ट्रांसमिशन लाइंस का इस्तेमाल कर पाएंगी। साथ ही रेगुलेटर की ओर से सिंगल नेटवर्क ओनर नियुक्त होगा, जो रियल टाइम डेटा के आधार पर इन कंपनियों को बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। बिजली कंपनियों का मानना है कि नए एक्ट के लागू होने के बाद मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा। जो सप्लाई साइड है, रिटेल सप्लाई, वो सेपरेट होगा। सो दे एंड ऑल्सो दे विल बी मल्टी सप्लायर्स ऑफ पावर। सो रिटेल के लिए दे विल बी मल्टी सप्लायर्स and that will bring in a lot of competition and bring in a lot of accountability also amongst the suppliers of electricity. So it's a good move. यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ओपन एक्सेस सिस्टम बखूबी काम कर रहा है। देश में ये सिस्टम मुंबई में सही तरीके से लागू न होने की वजह से कारगर साबित नहीं हुआ। जानकारों के मुताबिक ओपन एक्सेस सिस्टम लागू करने के लिए मौजूदा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है। इसके लिए दिल्ली में मौजूद टाटा पावर और BSES जैसी कंपनियों को अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। नए एक्ट में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये प्रावधान होगा कि उपभोक्ता अपनी छतों पर मौजूद जगह के हिसाब से सोलर प्लांट लगा सकते हैं और खुद के इस्तेमाल के बाद बची बिजली को ग्रिड को बेच सकते हैं। हालांकि इस सिलसिले में पूरी गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं। ऊर्जा मंत्रालय इस नए एक्ट को जल्द ही कैबिनेट में भेजने की तैयारी कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 महीने में इस नए एक्ट को लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। और आसान होने वाले हैं डी लिस्टिंग के नियम। कल सेबी की बैठक में क्या फैसला हो सकता है, देखिए इस ब्रेक के बाद। महिंद्रा एंड महिंद्रा क्यों रिकॉल कर रही है स्कॉर्पियो, जाइलो और XUV 500, ये भी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। डी लिस्टिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कल से भी एक बैठक करेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि बैठक में कंपनियों को डी लिस्टिंग के नियमों में कुछ रियायतें मिल सकती है, ताकि डी लिस्टिंग कम समय में और आसानी से की जा सके। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे। वरुण, डी लिस्टिंग नियमों में किस तरह के बदलाव होने जा रहे हैं? देखिए, कल होने वाली बोर्ड बैठक में सेबी दरअसल जो डी लिस्टिंग की प्रक्रिया है उसे काफ़ी हद तक आसान या मार्केट फ्रेंडली कर सकती है। आपको पता होगा कि फिलहाल डी लिस्टिंग के लिए कुल पब्लिक शेयर होल्डर्स में से करीब 50% पब्लिक शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है और इसे कम करके दरअसल 25% किया जा सकता है। वही जो कंपनीज चाहती है कि उनकी डी लिस्टिंग प्रक्रिया सक्सेसफुल हो, उन कंपनीज को अपनी कुल इक्विटी में से करीब 90% इस डी लिस्टिंग में एक्वायर करना होगा। इसके अलावा सेबी दरअसल प्राइस की जो डिस्कवरी की प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता लाना चाहती है और इसके लिए जो शेयर होल्डर्स है उन्हें अब डी लिस्टिंग के लिए शेयर्स को डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में टेंडर करने दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो शेयर होल्डर्स को केवल STT यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और अगर उनकी होल्डिंग 1 साल से कम की है तो 10% के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इस तरह से जो पूरी डी लिस्टिंग की प्रक्रिया है वो काफ़ी छोटी हो जाएगी और इससे शेयर होल्डर्स को ही नहीं बल्कि जो छोटी कंपनीज जो डी लिस्टिंग करना चाहती है उनको भी काफ़ी मदद मिल सकती है। वहीं डी लिस्टिंग के लिए नई प्राइसिंग मैकेनिज्म का भी यहाँ ऐलान हो सकता है। फिलहाल के लिए जो नियम है उसके मुताबिक जो हाईएस्ट प्राइस होती है जिसमें मैक्सिमम बिड्स मिलती है उसके मुताबिक प्राइस की डिस्कवरी होती है, लेकिन इसे बदल के वेटेड एवरेज मेथड पे किया जा सकता है। वहीं डी लिस्टिंग प्रपोजल के लिए कंपनीज को इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ता है जो स्टॉक एक्सचेंज करीब 30 दिन में देता है, तो इस टाइम पीरियड को भी कम करके 5 दिन किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कल सेबी ले सकती है और इससे जो डी लिस्टिंग की प्रक्रिया है वो काफ़ी हद तक आसान हो सकती है। देश की सबसे बड़ी SUV और यूटिलिटी व्हीकल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 2300 गाड़ियां रिकॉल की हैं। इसमें महिंद्रा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV स्कॉर्पियो के अलावा XUV 500 और जाइलो भी शामिल है। क्या है पूरी खबर जानने के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता अतुल मिश्रा से। अतुल, महिंद्रा ने ये गाड़ियां किस वजह से रिकॉल की हैं? महिंद्रा ने अपनी 2300 गाड़ियों को रिकॉल करने का ऐलान किया है। इसमें स्कॉर्पियो के अलावा XUV और जाइलो गाड़ियां भी शामिल हैं। हालांकि कंपनी ने ये नहीं बताया है कि कितनी स्कॉर्पियो, कितनी जाइलो और कितनी XUV रिकॉल की गई हैं, लेकिन कुल मिलाकर इनकी संख्या 2300 के आसपास है। और कंपनी का कहना है कि इन गाड़ियों में मई 2014 का जो इंजन जिन गाड़ियों में इस्तेमाल हुआ है इन तीनों में, उनमें ये दिक्कत पाई गई है और इंजन के वैक्यूम पंप में खराबी की आशंका है। कंपनी कस्टमर को संपर्क करेगी और जो गाड़ियां इस रिकॉल के दायरे में आती हैं उनको वर्कशॉप पर बुलाकर उनकी जांच की जाएगी और वैक्यूम पंप में अगर खराबी पाएगी तो उसे कंपनी मुफ्त में बदलेगी। हालांकि ग्राहक भी अगर चाहें तो कंपनी की वेबसाइट पर जाकर उसके सर्विस सेक्शन में जाकर ये पता लगा सकते हैं कि उनकी गाड़ी रिकॉल के दायरे में है या नहीं। इसके अलावा टाटा मोटर्स की JLR ने भी आज अमेरिका में
28,000 कारों का रिकॉल किया है, जिनमें रेंज रोवर की जो है 2014 की बनी रेंज रोवर हैं और इसके साथ ही LR4 गाड़ी है जिनके टायर में प्रेशर में दिक्कत की वजह से उन्हें रिकॉल किया गया है। और जो इन गाड़ियों में टायर प्रेशर मॉनिटर है वो व्हील में जो सेंसर हैं उनको सही ढंग से नहीं रीड कर पाता है, जिसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। लिहाजा कंपनी ने 28,000 कारों को अमेरिका में रिकॉल करने का फैसला किया है। जी, और लौटने वाले हैं होटल इंडस्ट्री के अच्छे दिन। और स्पाइसजेट कब तक पूरा करेगी अपना टर्न अराउंड, देखिए एयरलाइन के CEO संजीव कपूर से खास बातचीत के बाद। लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट पिछले 2.5 महीने के दौरान रोजाना अपनी 42 उड़ानें कम कर दी है। एयरलाइन का कहना है कि ऐसा फ्लीट की रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से हुआ है। साथ एयरलाइन ने अपनी सस्ते किराए की स्कीम्स को भी सही ठहराया है। स्पाइसजेट के मौजूदा हालात के बारे में एयरलाइन के CEO संजीव कपूर से बातचीत की हमारे संवाददाता अतुल मिश्रा ने। See, we have reduced losses year over year by about 45%, almost 60% if we take out one-off costs. So we believe that we're well on the path to turn around. The final turnaround, but there's more to do both on revenue and cost. We believe that give us another 6 to 12 months and you should see a completely transformed airline, different airline. Yeah. सर, फेयर के मामले में स्पाइसजेट को कहा जा रहा है एग्रेसिव प्राइसिंग कर रही है और इस मामले में पैसेंजर एसोसिएशन ने ऐतराज भी जताया है, आपका क्या कहना है? Discounts that we do are planned in a manner to get rid of excess inventory early. It is a standard practice across most airlines, LCCs, FCCs, whatever, all around the world. It has helped us improve our revenues. It has helped us improve revenues 15% year over year. And it is helping the bottom line, so it is the right thing to do. One last question, sir. अब अगर हम बात करें, काफ़ी सारी फ्लाइट्स अभी 2-2.5 महीने में कैंसिल हुई, आपकी तरफ से रिशेड्यूल्ड हुई हैं। रिस्ट्रक्शन का क्या प्रोग्राम है और कब तक किस तरह से उसको कर रहे हैं? We are right now in the process of restructuring our fleet. We are opportunistically getting rid of some of our older aircraft, some of our aircraft that we don't want in the fleet anymore because they're not standard configuration, they have different specs, etc. So it's a short-term transition we're going through. We expect the fleet to be back to 31 operating Boeings plus 15 Q400s by the end of this month, and back to its full strength of 35 Boeings and 15 Q400s by end of December. और होटल इंडस्ट्री के अच्छे दिन आने वाले हैं। होटल कंसल्टेंसी फर्म HVS के मुताबिक सरकार की अच्छी नीतियों और ऑक्यूपेंसी बढ़ने के कारण होटल इंडस्ट्री को फायदा होने वाला है। लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि अभी कुछ दिन किराए स्थिर रहेंगे। पिछले काफी समय से दिक्कतों से जूझ रही होटल इंडस्ट्री के दिन फिरने वाले हैं। होटल सेक्टर में रिकवरी शुरू हो गई है। पिछले 3 सालों में ऑक्यूपेंसी गिरने से परेशान इंडस्ट्री में अब रिवाइवल होने लगा है। 2012-13 के मुकाबले 2013-14 में ऑक्यूपेंसी 1.1% बढ़ गई है। होटल कंसल्टेंसी फर्म HVS के मुताबिक अगले साल ऑक्यूपेंसी 60% तक पहुंच सकती है। पिछले साल औसतन किराए में 4.3% की कमी आई थी, लेकिन अब किराए स्थिर रहेंगे। जानकारों के मुताबिक अगले 1 साल में इंडस्ट्री की हालत सुधर जाएगी। अगस्त, सितंबर, इवन अक्टूबर जो परफॉर्मेंस हुई है इंडस्ट्री की ऑन अ पैन इंडिया बेसिस, उसमें इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं। ऑक्यूपेंसी में दिखा है, रेट में इतना अभी नहीं दिखा है, पर ऑक्यूपेंसी में इम्प्रूवमेंट्स हैं अक्रॉस मोस्ट मार्केट्स। कुछ मार्केट्स जैसे गोवा, जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, इनमें ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट हुई है। अगले 5 सालों में होटलों के करीब 45,000 नए कमरे भी बढ़ने वाले हैं। कमरों की संख्या 1,50,000 के आसपास पहुंच जाएगी। नए कमरे नोएडा, कोलकाता, आगरा, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में ज्यादा बनेंगे। होटलों के मुताबिक सरकार की नीतियों से माहौल सुधरने लगा है और टूरिज्म पर जोर बढ़ने से लोग होटलों का ज्यादा उपयोग करेंगे। नेक्स्ट ईयर की आउटलुक बहुत बेटर लग रही है कि जैसे इकोनॉमी, जैसे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इंडिया का सारा मेक इन इंडिया का कैंपेन कर रहे हैं, तो जब प्रोजेक्ट्स इंडिया में आएंगे तो तभी होटल का बिजनेस ज्यादा इंप्रूव होगा। There is a direct correlation between airplane seats and hotel beds. So airports are being upgraded. Then e-visas, visa on demand, that is also help. होटल सेक्टर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के निवेश से भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। वैसे इसे जमीन पर आने में अभी समय लगेगा। हालांकि होटल इंडस्ट्री के सामने स्किल लेबर और तरह तरह के परमिट अभी भी एक बड़ी समस्या है।
वीरेंद्र व्यास, मुंबई। अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कंपनियां मार्केटिंग के नए तरीके अपना रही हैं। इस बार कंपनियां विज्ञापन की मदद से विज्ञापन बनाएंगी और ये संभव होगा जानी मानी सर्वे एजेंसी नीलसन के न्यूरो साइंस लैब से। इसके जरिए वो ग्राहकों की विज्ञापन को लेकर पसंद नापसंद का आकलन करेगी। ये लैब में मौजूद एक खास तकनीक के जरिए किया जाएगा। सबसे खास बात इसकी ये होगी कि इससे कंपनियों का मार्केटिंग पर खर्च आधा हो जाएगा। नीलसन के इस खास लैब में अब तक 23 कंपनियों के नए ऐड का एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है, जिसमें FMCG, टेलीकॉम और ऑटो कंपनियां शामिल हैं। Companies in the last 2 years, especially with the slowdown, सबको लग रहा है कि हम किस तरह अपना एफिशिएंटली स्पेंड करें मार्केटिंग में। सो दिस आई थिंक विल रियली हेल्प दैट एफिशिएंसी। और सबको हंसाने और गुदगुदाने वाले मिकी माउस का आज बर्थडे है। आपको छोड़ जाते हैं आपके बचपन के सबसे करीबी दोस्त की इन यादों के साथ। ऑटो देखो, ऑटो 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 हाँ, उस पहाड़ पे चलो। ना ना, मुझे पता है।